नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको वेल्डिंग प्रोसेस और उसके एप्लीकेशंस के बारे में एक वीडियो लेकर आया हूँ। उसको समझाएंगे हम लोग और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं योगेंद्र कुमार फ्रॉम टेक्निकल फाडू मैकेनिकल चैनल। एंड जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर लिए हैं देखना, वो लोग प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, so now I am going to discuss about welding processes and their applications. So first one is that what is welding? So you know that welding means the joining process of any metals or non-metals by means of pressure or heat, or by means of filler material or without filling material. So it is basically used for metals and thermoplastics for both, and it can also used for wooden piece also. ओके, तो हम जो इससे क्या होता है कि हम लोग वेल्डिंग की बात करें तो वेल्डिंग क्या होती है? वेल्डिंग एक प्रोसेस है जो कि किन्हीं दो मेटल शीट्स को या कोई दो आपकी प्लास्टिक शीट्स को, ठीक है, आपस में जॉइंट करने के लिए यूज की जाती है, विदाउट एनी प्रेशर और विद प्रेशर, या विदाउट एनी हीट और विद हीट, और विदाउट एनी फिलर मटेरियल और विद एनी फिलर मटेरियल। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? वेल्डिंग होता है। तो वेल्डिंग प्रोसेस की बात करें तो वेल्डिंग प्रोसेस में जो आप दो पार्ट को जोड़ते हो, ठीक है, तो उन दो पार्ट में आपके जो दो पार्ट होते हैं उसमें जो पार्ट आपके होते हैं उन पार्ट को हम बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं? पेरेंट मटेरियल। सपोज दैट आई वांट टू जॉइन दीज टू मेटल शीट, फर्स्ट वन इज दैट, okay, and second one is that. So I want to join these metal sheets, so I have to welding on it here. यदि मैं दोनों को ज्वाइंट करना जा रहा हूँ तो दोनों को ज्वाइंट करने के लिए क्या होगा, जो मैं मेटल यूज़ किया हूँ, जो मैं बेस प्लेट की यूज़ किया हूँ, ये वाली और ये वाली, जिन पार्ट को मुझे जोड़ना है, दीज पार्ट इज नोन एज पेरेंट मटेरियल। दीज पार्ट इज नोन एज पेरेंट मटेरियल। द मटेरियल एडेड टू हेल्प फ्रॉम द जॉइन इज कॉल्ड फिलर और कंज्यूमेबल। तो जो मेटल इन दोनों को ज्वाइन करता है यहाँ पर वो कहलाता है आपका फिलर मटेरियल। क्या कहलाता है? फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल। और ये क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं आपके पेरेंट मटेरियल। ठीक है, जो हम जिन पार्ट को जोड़ रहे हैं उन्हें बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। द फॉर्म ऑफ दीज मटेरियल मे सी द रेफर टू एज अ पेरेंट प्लेट और पाइप, फिलर वायर, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग में जनरली आपको क्या क्या मिलेगा? ज्वाइंट करने के लिए आपको फिलर मटेरियल मिलेगा, पेरेंट मटेरियल मिलेगा, फिलर वायर मिलेगा और इलेक्ट्रोड वगैरह आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट कंज्यूमेबल आर यूजुअली चूजन टू बी सिमिलर इन कंपोजिशन टू द पेरेंट मटेरियल। जो कंज्यूमेबल आपके इलेक्ट्रोड होते हैं या कंज्यूमेबल आप जो भी फिलर मटेरियल यूज कर रहे हो वो हमेशा आपका उस मेटल का होना चाहिए जो मटेरियल आप लोगों ने यूज किया हुआ है अपना पेरेंट मटेरियल में। यदि हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग वेल्डिंग करना है किस पर, हम लोग वेल्डिंग करना है माइल्ड स्टील पर, सो देन वी हैव टू चूज द पेरेंट फिलर मटेरियल एज अ माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील का हम इलेक्ट्रोड वगैरह यूज करेंगे वो माइल्ड स्टील का ही होगा। ठीक है, द कॉम्प्लिकेटेड वेल्डेड जॉइंट मे बी रेफर्ड एज अ वेल्डमेंट। जो कॉम्प्लिकेटेड वेल्डिंग जॉइंट होते हैं ना, क्या बोलते हैं? वेल्डमेंट बोलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग क्या होता है? देखिए ये आपका एक आर्क वेल्डिंग का सर्किट दिखाया हुआ है। इस सर्किट में आप देख सकते हो कि हियर इज द मशीन विच इज वेल्डिंग मशीन। इट मे बी ऑपरेटेड बाई मीन्स ऑफ AC और DC करंट। ओके, एंड हियर वी हैव टू कनेक्ट द वर्कपीस एंड द इलेक्ट्रोड बाई मीन्स ऑफ दिस मशीन। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड को हमेशा पॉजिटिव चार्ज देते हैं और आपका जो वर्कपीस होता है उसे हमें क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज देते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये तो होगी हमारी वाइस पोलरिटी। ठीक है, एक रिवर्स पोलरिटी यूज कर लेते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है रिवर्स पोलरिटी में कि हम अपने वर्कपीस को पॉजिटिव कर लेते हैं और अपना इलेक्ट्रोड को नेगेटिव कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। और जनरली वेल्डिंग मशीन जो होती है वो आपकी या तो होती है DC या होती है AC ऑपरेटेड। ठीक है, वेल्डिंग करते टाइम आपको हीट जनरेट करने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत कम होती है इन कंपेयर टू करंट। तो करंट जितना ज़्यादा हाई होगा आपका उतना ज़्यादा वेल्डिंग में आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हीट जनरेट करने वाला आपका होता है H = I² × RT।
तो आई स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर है आपका है करंट, ये आपका क्या है करंट है। आर क्या है आपका, आर है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, और टी क्या है, दैट इज द टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर और हीट आपस में क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ, और फैक्टर क्या है हमारे इसे इंक्रीज करने वाले, वो आपका देखिए रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, मटेरियल आपका डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस पर, जैसा आप मटेरियल यूज करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस उतना ही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन रेसिस्टेंस। तो ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। वेरिएबिलिटी कहाँ होगी, वेरिएबिलिटी आपकी होगी करंट में, जितना ज़्यादा करंट आप फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल डायग्राम है, आपका सर्किट डायग्राम है आपका आर्क वेल्डिंग का, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि देर आर बेसिक थिंग्स आर, फर्स्ट वन इज दैट वेल्डिंग मशीन, नेक्स्ट वन इज दैट वर्क पीस, इलेक्ट्रोड होल्डर और इलेक्ट्रोड, एंड these are the wire cables which are used to connect the electrode holder and workpiece to the welding machine, okay। and there is the arc generation। आर्क जनरेशन क्या होता है, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोड और आपका वर्कपीस को आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो ड्यू टू द कांटेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी अ चार्ज विल जनरेट एंड दैट चार्ज क्रिएट आर्क बिटवीन दीज टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज दैट इलेक्ट्रोड एंड नेक्स्ट वन इज दैट वर्कपीस, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड आर्क। आर्क से क्या होता है, जैसे हमारा आर्क जनरेट होता है, हमारा यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा मटेरियल क्या होगा, आपका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा फिलर मटेरियल आपका पिघल कर कहाँ गिरेगा, आपका वर्कपीस पे गिरेगा, और यहाँ पर हमारा वेल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ आर्क वेल्डिंग। सो आर्क वेल्डिंग हम जो नाम से ही जानते हैं, एक्चुअली दो मेटल वर्कपीस के बीच में आर्क क्रिएट करने के बाद यदि कोई हम दो वर्कपीस को जोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर्क वेल्डिंग। मैं आपको बता दिया, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मे बी कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल। बाय मीन्स ऑफ दिस आर्क वेल्डिंग वी कैन क्रिएट अप टू द और अपवर्ड द टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक का भी, उससे ऊपर का भी टेम्परेचर हम लोग इससे क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, ठीक है। so that we can melt the workpiece and continuously join that with any other workpiece. So this process, this is a because of the atmospheric air can interact with the weld pool and cause oxidation। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसको हमेशा कैसा यूज़ करते हैं, इस पर हम लोग फ्लक्स लगाते हैं। फ्लक्स क्यों लगाते हैं, ताकि वहाँ पर आपका एक सील्ड क्रिएट हो जाए, जिस सील्ड की हेल्प से आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन ना हो। किस में ऑक्सीडेशन ना हो, आपके पेरेंट मटेरियल में जो आप प्लेट ज्वाइंट करने जा रहे हो उसमें आपका ऑक्सीडेशन ना हो। और ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इस पर हम इलेक्ट्रोड पर एक कोटिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत टाइप की आपकी आर्क वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग में देखिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होता है, फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग होता है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होता है, ठीक है, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग होता है, MIG होता है। तो दीज ऑल आर नोन एज आर्क वेल्डिंग विच आर ऑपरेटेड बाय मीन्स ऑफ वेल्डिंग मशीन विच इज गवर्न बाय यूजिंग AC और DC सप्लाई। सो नाउ नेक्स्ट वन इज दैट एप्लीकेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग। एप्लीकेशंस क्या हैं, एक्चुअली ये कहाँ यूज होती है, शिप बिल्डिंग वगैरह के लिए यूज होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होती है, और मैकेनिकल इंडस्ट्री में इसका बेसिकली यूज किया जाता है। तो ये आपके एप्लीकेशन हो गए। अगला आपका एडवांटेज ऑफ आर्क वेल्डिंग। देखिए एडवांटेज क्या है, सूटेबल फॉर हाई स्पीड वेल्डिंग। तो हाई स्पीड वेल्डिंग हम इससे कर सकते हैं। सिंपल वेल्डिंग एपरेटस यूज होते हैं, हाई वेल्डिंग स्पीड हो गई इसकी, सिंपल एपरेटस यूज होते हैं इसमें। और जो पोर्टेबिलिटी होती है वो पोर्टेबिलिटी होती है वो आपकी सिंपल होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंपल इक्विपमेंट यूज किए हुए हैं। ये आपका DC और AC दोनों पे काम करती है, और इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ दिस आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, इसके एडवांटेज हैं। और जब कुछ चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो वहाँ कुछ के डिसएडवांटेज भी होते हैं, जिससे आपको मैं डिस्कस करूँगा डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये वेल्डिंग आपका पतली सीटों के लिए यूज नहीं की जाती। देखिए जब मैं आपको बता दूँ, पतली सीट का मतलब है जब आपकी सीट की थिकनेस 3 mm या 3.5 mm से कम है, ठीक है। यदि आपकी थिकनेस क्या है, सॉरी ये थिकनेस यदि आपकी क्या है
3 mm से कम है, तो उस केस में हम आर्क वेल्डिंग का यूज कभी नहीं करते हैं। हमेशा 3 mm या 5 mm से ऊपर जब आपकी प्लेट थिकनेस होती है, यदि आपकी थिकनेस आपकी 5 mm से ऊपर होती है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसका आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको स्टेबलाइज करने के लिए या इसको कह सकते हैं इसको रन कराने के लिए हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, स्किल्ड वेल्डर की ज़रूरत होती है। और इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, इन सब के लिए भी हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक दिखाया हुआ स्ट्रक्चर के वेल्डिंग जब होती है तो वेल्डिंग के लिए कैसा कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, देखिए। तो यहाँ क्या है आपका, ये आपका एक दिखाया हुआ है आपको कंज्यूमर इलेक्ट्रोड के साथ के हम लोग कैसे वेल्डिंग करते हैं। यहाँ फ्लक्स फीड आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको एक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है जो कि आपका आर्क जनरेट कर रहा है। यहाँ पर ये आपका वेल्डिंग पूल है पूरा, जहाँ पर वेल्ड आपका मेटल पिघल कर इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है। ये दैट इज कॉल्ड पेरेंट मटेरियल, जो हम वर्क पीस जोड़ने वाले हैं वो आपको कहलाता है पेरेंट मटेरियल कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर व्यू है, आप लोग समझ लीजिएगा इसको, एक डायग्राम को एक बार समझ लीजिएगा, डायग्राम आपको देखना ज़रूरी है इसका। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू फर्दर प्रोसेस दैट इज मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग मीन्स मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIG। MIG मीन्स मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ओके, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, देखिए ये आपको ये स्ट्रक्चर दिखा हुआ है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में क्या होता है, हम एक इनर्ट गैस यूज करते हैं जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड एक वायर के फॉर्म में, इलेक्ट्रोड क्या होता है एक वायर के फॉर्म में एक आपका ट्यूब से होकर गुजरता है, ठीक है, या कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोड ट्यूब से होकर गुजरता है, और वो उस पर आपका लगा होता है एक ट्रिगर, ये लगा हुआ ट्रिगर। इस ट्रिगर से क्या होता है, इस ट्रिगर से हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। जो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोड जा रहा है, इस आपका जो इस स्पीड, इसकी स्पीड को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या हमें कितना इलेक्ट्रोड आपको बाहर निकालना है, ये सब किससे कंट्रोल करते हैं, हम ट्रिगर से करते हैं, ठीक है। और इसी असेंबली में हमारा एक आपका लगा होता है एक पाइप या हॉज पाइप, जिससे हम लोग इनर्ट गैस पास कराते हैं। दैट इनर्ट गैस इज नोन एज आर्गन। जनरली आर्गन यूज की जाती है, तो आर्गन गैस यहाँ से हम पास कराते हैं इसमें। और इसको जो सप्लाई देते हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रोड पर और नेगेटिव चार्ज आपको होता है वर्क पीस पे। इसको सप्लाई दिया जाता है हमेशा DC पावर सप्लाई। क्या दिया जाता है इसे, DC पावर सप्लाई दिया जाता है। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग मतलब क्या हुआ, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इज द अनदर वेल्डिंग मेथड दैट यूज एन इलेक्ट्रिक आर्क टू क्रिएट बेल्ट्स। हाउएवर when compared with the arc welding, MIG required as a consumable electrode to join the metals। तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं दैट विल बी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है, खर्च होने वाला इलेक्ट्रोड होता है। इसलिए हम क्या होता है, इसे कंटिन्यूस फ्लो के रूप में यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोड को हम एक वायर के रूप में यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जानती है क्या होता है, जो कि आपकी सप्लाई के साथ साथ कंज्यूम होता जाता है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। So, in MIG welding, the melted electrode facilitate the joining of two metals. Hence, MIG is ideal for joining dissimilar metals. तो MIG क्या होता है, वो dissimilar metals को join करने के लिए बहुत अच्छा process है। Hence, MIG is ideal for joining dissimilar metals, and shielding gas is also supplied through the weld gun to ensure that the weld pool doesn't interact with the atmospheric air। तो यहाँ हम जो आपका गैस सप्लाई करते हैं, जब इसमें इनर्ट गैस सप्लाई करते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि वो आपका बाहर के एनवायरनमेंट के साथ आपके पेरेंट मटेरियल को या आपके इलेक्ट्रोड को जब वो आपका स्पार्क कर रहा है तो कांटेक्ट में आपके एटमॉस्फेयर के साथ ना आने दे, ठीक है। सो दैट्स द पर्पज ऑफ दैट इनर्ट गैस ओनली। सो देयर इज सम ऑफ द popular application of this MIG welding. So it is basically used for sheet metal working, okay. It is also used for the fabrication of pressure vessels like cylinder etc, which are used in steel industries, which are used in chemical industries। you can see that ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के में भी इसका यूज होता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो आपके पार्ट को असेंबल करना है उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ MIG welding? So MIG welding is have various types of advantage. First one is that create high quality welds। तो मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी की वेल्ड्स आपको क्रिएट करने के लिए MIG से ही मिलते हैं, ठीक है। स्पैटर मतलब जो आपका जो डिफेक्ट्स हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं।
कैन वी यूज़ टू जॉइन डिसिमिलर मेटल्स, तो डिसिमिलर मेटल्स को जॉइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जबकि आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि पेरेंट मटेरियल आपके एक से होने चाहिए, वहाँ डिसिमिलरिटी का यूज नहीं करते, जबकि इसमें हम लोग डिसिमिलर मेटेरियल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम फुल्ली और सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ से जो स्पीड होती है वेल्डिंग की वो अच्छी मिल जाती है हमें। तो ये आपके एडवांटेज हैं। जब उसके एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो दीज आर द सम बेसिक डिसएडवांटेज ऑफ मिग वेल्डिंग, दैट इज अनसूटेबल फॉर आउटसाइड वेल्डिंग। आउटसाइड वेल्डिंग के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि इसका अपैरेटस हो जाता है, उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अनसूटेबल फॉर थिक मेटल, तो ये थिक मेटल के लिए भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम जो वायर यूज करते हैं उसकी एक लिमिटेड थिकनेस होती है, और उस लिमिटेड थिकनेस के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें वेल्डिंग पूल जो क्रिएट करते हैं, जहाँ हमें फिलर मटेरियल भरना होता है, वो भी एक लिमिटेड डेप्थ तक ही उसमें फिल कर सकते हैं। और नीड्स मेटल प्रिपरेशन, तो इसकी जो मेटल हम जो वेल्डिंग जिस पे करते हैं उसको पहले से प्रिपेयर करना, उसकी एज प्रिपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। देन आफ्टर वी कैन परफॉर्म मिग वेल्डिंग ऑन इट। ओके, सो दैट इज़ द डायग्राम ऑफ मिग वेल्डिंग apparatus। देखिए यहाँ लोग आप देख रहे होंगे कि दैट इज़ द ग्राउंड क्लैम्प विच विल बी कनेक्टेड टू द वर्क पीस, एंड दैट इज़ द इलेक्ट्रोड। ओके, और इलेक्ट्रोड के साथ देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये आपका एक मिग वेल्डिंग कंट्रोलर बोल सकते हो, या मिग वेल्डर असेंबली बोल सकते हो। ठीक है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपका, इसमें आपका जो गैस सिलेंडर है, इनर्ट गैस सिलेंडर, उससे हमारा कनेक्शन होता है, और इनर्ट गैस सिलेंडर के साथ हमारा कनेक्शन होता है आपका इलेक्ट्रोड जो आपके रील है उसके साथ। और इलेक्ट्रोड रील और आपका जो इनर्ट गैस है वो इस पाइप से होते हुए डायरेक्टली आपके किस पे आता है, इस आपका जो इलेक्ट्रोड होल्डर है इसमें होके आता है। ठीक है, यहाँ हमारा ट्रिगर लगा हुआ है जिससे हम लोग इसका कंट्रोल करते हैं स्पीड को। किसका स्पीड को? ये जो आपका यहाँ से वायर आ रहा है उसके स्पीड को। तो दैट इज द कंप्लीट असेंबली ऑफ मिग वेल्डिंग apparatus। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट टिग वेल्डिंग। तो टिग वेल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। So as you know that tungsten inert gas welding, so that's why here we are using the tungsten electrode, tungsten material as a electrode, but the tungsten metal will be the non consumable। क्या होता है आपका? नॉन कंज्यूमेबल होता है। हियर वी हैव टू यूज अनदर फिलर रॉड टू फिल दैट कैविटी एंड टू weld their parent materials, so that's why we are using another filler rods according to their application, according to their types of materials which you have to be joined together। ठीक है, तो what is TIG welding? TIG welding is a welding uses to tungsten electrode to create an arc between the metals, and TIG welding is a non-consumable electrode welding method, therefore the tungsten doesn't get consumed with the process। तो यहाँ टंगस्टन जो आप यूज करते हो that will be that doesn't कंज्यूम्ड विद द प्रोसेस। जो आपका टंगस्टन होगा, इलेक्ट्रोड होगा, वो आपका प्रोसेस के साथ आपका क्या होगा, उसमें कंज्यूमेबल नहीं होगा। हियर वी हैव टू यूज अनदर फिलर रॉड टू फिल दैट कैविटी। ओके, सो टिग वेल्डिंग आल्सो डजंट यूज एनी फॉर्म ऑफ फ्लक्स। यहाँ कोई और टाइप का फ्लक्स भी यूज नहीं करते, बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग इनर्ट गैस टू कवर दैट पूल, टू कवर दैट वेल्डिंग पूल। ठीक है, तो हम उस वेल्डिंग पूल को कवर करने के लिए यहाँ पर अलग से एक सील्डिंग गैस यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैस, विच विल बी क्रिएट एन एनवायरमेंट विद सेपरेट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो जनरली आर्गन गैस का ही यहाँ पर यूज किया जाता है। TIG वेल्डिंग कैन वर्क ऑन बोथ AC और DC सप्लाई। तो TIG वेल्डिंग आपका जो होता है वो AC और DC सप्लाई दोनों भी यूज कर सकते हैं, और इसका जनरली यूज जो हम करते हैं, one of the greatest strength of TIG welding is that it can be used for welding of non-ferrous materials like aluminum, copper, magnesium, copper, nickel, titanium, etc. So these metals can be welded by using this TIG welding. Okay, so there are some basic or popular applications of TIG welding. So these are aerospace and aircraft construction. In case of airspace and in case of aircraft construction, we have to use TIG welding process. Next one is that automotive industries, various parts of automobiles can be welded by using this process. And auto body repairs, if we are going to repairs of any auto
body parts, then we have to use TIG welding process, so that we can perform this process on thin sheets also. Okay. एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टिक वेल्डिंग? टिक वेल्डिंग के एडवांटेज क्या है? वेरी क्लीन वेल्ड है, मतलब बहुत अच्छा वेल्डिंग आपको मिलता है यहाँ से, बहुत साफ सुथरा वेल्डिंग मिलता है। हाई डिग्री कंट्रोल, मतलब यहाँ से आपको एक हाई डिग्री कंट्रोल करने के लिए मिलता है, तो वेल्डर के पास एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। कैन बी यूज्ड विद और विदाउट फिलर मटेरियल्स। देखिए इसका यूज हम कभी कभी क्या होता है, विद और विदाउट दोनों तरीके से कर लेते हैं फिलर मटेरियल के। कैन बी डन इन मैनुअली और ऑटोमेटिक मेथड, तो ये दोनों तरीके का अवेलेबल है मार्केट में इसका मशीन्स। वी कैन परफॉर्म ऑटोमेटिक वेल्डिंग एंड आल्सो वी कैन परफॉर्म मैनुअल वेल्डिंग ऑन द पेरेंट मटेरियल्स। एंड क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग बेल्ट्स, तो क्लियरली डिफाइंड है पहले से ही। आपको बता दूं टीआईजी का जो टेम्परेचर होता है, टीआईजी का टेम्परेचर आपका 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक हम लोग अचीव कर सकते हैं, जबकि एमआईजी का टेम्परेचर आपका 3000 से 20000 के बीच का रेंज का होता है। सो यदि आपके कुछ एडवांटेज हैं, सो देयर शुड बी सम डिसएडवांटेज। सो फर्स्ट वन इज दैट टाइम consuming, so that's why this process is very slow in manner, so that's why we can say that is very time consuming process. Needs skilled welders because of their assembly of TIG welding is very complicated, that's why we have to use such types of welders which are already skilled in their work, ठीक है। and cannot be used for थिकर मेटल जॉइंट्स, तो ज़्यादातर मोटी जॉइंट्स के लिए भी इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते, थिन मेटल शीट्स के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए ये आपको कंप्लीट टिक वेल्डिंग प्रोसेस यहाँ आपको इंडिकेट किया हुआ है। इसमें आप लोग देख सकते हो कि इनट गैस सप्लाई एक सिलेंडर से हो रहा है यहाँ पर, बीच में आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इलेक्ट्रोड के साथ हम लोग अलग से एक हैंड हेल्ड वेल्डिंग रॉड यूज कर रहे हैं, या कह सकते हैं फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं, और ये आपका वेल्डिंग पूल है, और ये आपके पेरेंट मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है दैट यू हैव टू बी बेल्ड विद टुगेदर, ठीक है। और इसको हम चार्ज देते हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं। यहाँ पर आपका जो ग्राउंड केबल है वो कनेक्टेड होता है आपका वर्क पीस से जिसे बेल्ड करना है, और आपका जो पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन केबल जो होता है आपका वो कनेक्टेड होता है आपका किससे, टंगस्टन इलेक्ट्रोड से, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो हो रहा है, that is TIG welding. So now I'm going to next welding, that is gas welding. गैस वेल्डिंग हम लोग बात करेंगे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इसका नाम इसलिए यूज किया जाता है, बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। हो सकता है गैस वेल्डिंग में आप और कोई भी एसिटिलीन की जगह कोई आप और गैस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ दो गैस यूज की जाती हैं। देखिए पहली होती है आपकी प्रेशर गैस, दूसरी होती है आपकी फ्यूल गैस। तो प्रेशर गैस क्या करती है, प्रेशर गैस उसके रेंज को, टेम्परेचर की को इंक्रीज करने का काम करती है, उसकी फ्लेम को एकदम आपका स्पार्क देने के लिए काम करती है, और जो आपकी फ्यूल गैस है वो वहाँ पर जलने का काम करती है एक तरीके से, ठीक है, हीट अप करने का काम करती है। तो जनरली मैं आपको बात करूँ यहाँ पर, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, प्रेशर गैस, और जो फ्यूल गैस है आपकी उसे बोलते हैं एसिटिलीन गैस। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सिस्टमेटिक डायग्राम है, दैट इज द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ गैस वेल्डिंग, दैट इज द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ गैस वेल्डिंग। हियर वी कैन सी, यहाँ देखिए दो आपका अलग अलग सिलेंडर्स हैं, एक आपका रेड सिलेंडर है, एक आपका ब्लैक सिलेंडर है। तो ब्लैक सिलेंडर और रेड सिलेंडर जो होता है, इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका ब्लैक सिलेंडर है, ठीक है, ब्लैक सिलेंडर है, उसको कनेक्ट करते हैं हम ब्लैक पाइप से, और रेड को कनेक्ट करते हैं हम रेड पाइप से, और दोनों सिलेंडर पर प्रेशर रेगुलेटर लगे होते हैं, और प्रेशर रेगुलेटर दो लगे होते हैं। तो यहाँ कोई बताएगा दो रेगुलेटर क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली ये होता क्या है कि हमें दो प्रेशर मेजर करने होते हैं। एक तो प्रेशर वो कि हमारा इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सिलेंडर कितना प्रेशर है, और सेकंड वन इज वो जो कि हमारा इस वाले आपका हॉज पाइप में जा रहा है, तो यहाँ कितने प्रेशर से आपकी गैस रिलीज हो रही है। तो देयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ प्रेशर्स। फर्स्ट वन इज दैट इनसाइड प्रेशर एंड सेकंड वन इज दैट आउटसाइड प्रेशर। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टू प्रेशर गेज ऑन अ सिंगल सिलेंडर। So here we are using 4 pressure gauge और 2 pressure gauge on each cylinder, ठीक है। तो यहाँ आपका जो रेड सिलेंडर है, ठीक है, जो आपका रेड सिलेंडर है वो आपका कहलाता है फ्यूल गैस सिलेंडर,
और जो आपका ब्लैक सिलेंडर है यह क्या कहलाता है आपका प्रेशर गैस सिलेंडर। तो प्रेशर गैस सिलेंडर कौन सी होती है आपकी ऑक्सीजन होती है। तो हम लोग ब्लैक को हमेशा किससे इंडिकेट करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से इंडिकेट करते हैं। और जो आपका रेड है वो फ्यूल गैस हो सकता है, दैट शुड बी एसिटिलीन, और या हम लोग बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं। ये आपका होता है इलेक्ट्रो टॉर्च या फिर कह सकते हैं वेल्डिंग टॉर्च। तो वेल्डिंग टॉर्च में भी यहाँ पर दो कंट्रोल वाल्व लगे होते हैं, नीडल वाल्व टाइप के। तो इसमें भी हमारे दो वाल्व होते हैं, एक हमारा रेड होता है, एक हमारा ब्लैक होता है, या फिर उसे ब्लू बोल देते हैं। तो रेड का तो मालूम होगी आपको, रेड किसके लिए होगा, इस फ्यूल बॉक्स के लिए होगा या इस फ्यूल सिलेंडर के लिए होगा। और ब्लैक वाला किसके लिए होगा या ब्लू वाला किसके लिए होगा, इट शुड बी यूज्ड फॉर प्रेशर गैस सिलेंडर। ठीक है, तो प्रेशर गैस सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए होता है, ऑक्सीजन के फ्लो को रोकने के लिए। तो ऑक्सीजन के फ्लो और फ्यूल गैस के फ्लो के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पर फ्लेम जनरेट होती है। तो यहाँ पर तीन टाइप की फ्लेम जनरेट होती हैं। एक होती है आपकी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, एक होती है कार्बोनाइजिंग फ्लेम, और तीसरी होती है न्यूट्रल फ्लेम। तो जो आपका ऑक्सीजन और कह सकते हैं एसिटिलीन आप जो यूज़ कर रहे हो, या फिर ऑक्सीजन और फ्यूल गैस आप जो यूज़ कर रहे हो, तो उनके जो रेशियो होते हैं, है कि कितना रेशियो, कितना परसेंट आप फ्यूल गैस ले रहे हो, कितना परसेंट आप प्रेशर गैस ले रहे हो, तो उनके रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस जगह पर आपका वेल्डिंग टॉर्च से फ्लेम जनरेट होती है। और फ्लेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेम्परेचर क्रिएट होता है। ठीक है, टेम्परेचर भी कब क्रिएट होता है, फ्लेम के अकॉर्डिंग क्रिएट होता है। मैं आपको बता दूं इसका स्पेशली, तो हम बात करें तो इसके अलग अलग रेशियो पे अलग अलग टेम्परेचर क्रिएट किए जा सकते हैं। और इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस तक अचीव कर सकते हैं हम। और एवरेज जो होता है, स्टार्टिंग जो होती है लगभग वो 3000 डिग्री सेल्सियस से होती है। तो व्हाट इज गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग यूजेज टू द हीट फ्रॉम कंसनट्रेटेड फ्लेम टू मेल्ट मेटल्स एंड देन जॉइन देम। तो हम क्या करते हैं जो आपका फ्लेम होता है उसे कंसनट्रेट करते हैं आपका पेरेंट मटेरियल पर, देन आफ्टर वी हैव टू हीटेड देम, और हीट अप करने के बाद उसे हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। तो गैस वेल्डिंग इज ए पॉसिबल विद और विदाउट फिलर मटेरियल। तो ये जो प्रोसेस है इट कैन बी डन बाय यूजिंग फिलर मटेरियल और विदाउट द फिलर मटेरियल। ये दोनों तरीके से काम हो सकता है। यदि पतली सीटें हैं तो हम लोग बिना फिलर मटेरियल के लिए भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि मोटी सीटें हैं तो देन वी हैव टू यूज फिलर मटेरियल ऑन इट। सो द फ्लेम इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द वेल्डिंग टॉर्च। तो वेल्डिंग टॉर्च जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसके फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका दो अलग अलग बल्ब लगे होते हैं, जो कि एक ऑक्सीजन का होता है, दूसरा आपका फ्यूल गैस का होता है। फ्यूल गैस मतलब एसिटिलीन का होता है। ठीक है, और वैसे ही इनके प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए रेगुलेटर्स यूज किए होते हैं, दैट दीज आर नोन एज pressure regulators. The most commonly we see a gas combination of oxygen and acetylene which is capable to producing 3200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जनरली हम लोग देखते हैं वो कॉम्बिनेशन देखते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, जो कि आपका 3200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है। और इसके लिए अदर फ्यूल्स गैस भी हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, ब्यूटेन, प्रोपेन। सो दीज ऑल अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल गैसेज आर मे बी यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। सो देर आर सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ गैस वेल्डिंग। नंबर वन इज दैट फैब्रिकेशन ऑफ सीट मेटल्स। फैब्रिकेशन सीट मेटल्स पे काम करने के लिए भी हम लोग गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं। दूसरा आपका है ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट। तो ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट में हमारी बहुत सारी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके जो बहुत पतली पतली सीटों से बनाए जाते हैं। सो देयर वी हैव टू यूज गैस वेल्डिंग प्रोसेस। जॉइनिंग फेरस और नॉन फेरस मटेरियल। तो दिस प्रोसेस कैन बी डन ऑन फेरस और नॉन फेरस बोथ टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ एक आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज बोरेक्स, सुहागा। तो सुहागा हम तब यूज करते हैं जब हम डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हमारा कोई दो पेरेंट मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उनको ज्वाइन करना है और दोनों डिसिमिलर हैं, दोनों अलग अलग मटेरियल्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बोरेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, और ज्वाइनिंग थिन मेटल सीट्स, ये तो आपको बता ही दिया पहले ही। कुछ इसके एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या देखिए, इजीली पोर्टेबल इक्विपमेंट, मतलब इसमें क्या होता है सिर्फ दो सिलेंडर होते हैं। ठीक है, जस्ट सिर्फ सिलेंडर ही होते हैं, एक वेल्डिंग टॉर्च ज़्यादा इतना हैवी नहीं होता है। तो सिलेंडर का जो वेट होता है उसके अकॉर्डिंग यदि हम छोटे सिलेंडर यूज कर सकते हैं तो ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल डिवाइस है, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। सुपीरियर फ्लेम कंट्रोल, फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं।
लो कॉस्ट एंड मेंटेनेंस, देयर इज नो एनी कॉस्ट यूज्ड फॉर मेंटेनेंस वर्क। मेंटेनेंस यहाँ पर किसका होना होता है, मेंटेनेंस करने के लिए या तो आपको वेल्डिंग टॉर्च वगैरह जो है उसको सफाई करनी होती है या नई बदलनी होती है, बस ज़्यादा महंगा नहीं होता है कुछ भी उसमें। एंड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर गैस कटिंग। देखिए गैस कटिंग, गैस कटर एक प्रोसेस है, मतलब बाय मीन्स ऑफ गैस वेल्डिंग वी कैन कट द थिक शीट्स ऑफ एनी मेटल, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज गैस कटिंग प्रोसेस। बट गैस कटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम गैस कटिंग प्रोसेस में जो आपका वेल्डिंग टॉर्च है वो अलग तरीके का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग फ्लो ज़्यादा कराते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, प्रेशर उसमें क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं। और चीपेस्ट इक्विपमेंट कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत सस्ती होती है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस गैस वेल्डिंग, नॉट सूटेबल फॉर वेरी थिक सेक्शंस, ज़्यादा पतले सेक्शंस के लिए इसका यूज नहीं कर सकते हैं। 1 mm से भी कम पतला गैप प्लेट है तो उसका यूज हम इसमें नहीं करेंगे। लोअर टेम्परेचर देन आर्क वेल्डिंग, इसका टेम्परेचर आपका आर्क वेल्डिंग से कम होता है। हार्डर टू फ्लक्स फील्ड, तो बहुत थोड़ा सा हार्ड होती है फ्लक्स फील्ड के लिए, फ्लक्स फील्ड नहीं बन पाता है इसमें। नो सूटेबल फॉर रिएक्टिव मटेरियल्स, तो रिएक्टिव मटेरियल्स पर कई वेल्डिंग ये वाली हम नहीं कर सकते। देखिए ये बता दूं आपको, दैट इज द डायग्राम ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग फ्लेम्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लेम, नंबर 1 इज दैट कार्बोराइजिंग फ्लेम, नंबर 2 इज दैट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड नंबर 3 इज दैट न्यूट्रल फ्लेम। इन केस ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम, यदि हम लोग ऑक्सीजन 90% और कह सकते हैं कि एसिटिलीन 100% यूज कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं कि यदि आपका हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं किसका, एसिटिलीन का, तो दैट इज विल बी नॉन एज कार्बोराइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग कब होगी, जब हम ऑक्सीजन का यूज ज़्यादा करेंगे, 1.5 टाइम यूज कर रहे हैं हम ऑक्सीजन का और 1 टाइम यूज कर रहे हैं हम किसका, एसिटिलीन का, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। एंड थर्ड वन इज दैट न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स यहाँ पर आप लोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों ही बराबर इक्विपमेंट, दोनों ही बराबर मात्रा में यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल फ्लेम। तो मैं आपको बता दूँ जो कार्बोराइजिंग फ्लेम है, जनरली दिस फ्लेम इज यूज्ड फॉर अलॉय स्टील्स और एल्यूमिनियम अलॉयज। एंड ऑक्सीडाइजिंग की फ्लेम जो होती है, दीज फ्लेम्स आर यूज्ड फॉर ब्रासेज, ब्रॉन्ज और कॉपर। हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज कर सकते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम किसके लिए यूज करते हैं, जो आपके अच्छे मटेरियल हैं, अलॉय स्टील्स वगैरह हैं, फेरस मटेरियल हैं और जिनमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वेयर वी हैव टू यूज कार्बोराइजिंग फ्लेम। और न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है, जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं लो कार्बन, मीडियम कार्बन स्टील्स की, ठीक है, तो माइल्ड स्टील वगैरह यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आपका न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। देखिए टेम्परेचर की बात करें तो फ्लेम के अकॉर्डिंग आपके टेम्परेचर जोन भी अलग अलग डिसाइडेड किए जाते हैं। तो हियर यू कैन सी द टेम्परेचर ऑफ फ्लेम इन टर्म ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड आल्सो इन टर्म ऑफ Fahrenheit. If we are using the ratio of oxygen to acetylene is 0.8 to 1, that will be known as carburizing flame, or the temperature of this flame will be 3065 degree Celsius and 5550 degree Fahrenheit. If we are using 0.9 to 1% 1 part of the ratio of oxygen and acetylene, so that again it will be carburizing flame and the temperature of in term of degree Celsius it will be 3150 degree Celsius. And next one is that neutral flame. neutral flame में क्या होता है, 1:1 का यूज होता है, तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना होता है, 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। सिमिलरली ऐसे ही आपका ये टेम्परेचर जोन आपको यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर फ्लेम्स, अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन वी कैन कैलकुलेट द डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर फ्लेम रेशियो, ठीक है। सो आज के लिए लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।